नमस्कार दोस्तों। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जी। एमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रोविजंस। कुछ कुछ हमने पहले थोड़ा पढ़ा था। इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो संविधान के कौन से पार्ट में एमरजेंसी प्रोविजंस कंटेंट है? 18th इंपॉर्टेंट है। कौन से आर्टिकल से लेकर कहाँ तक? आर्टिकल 352 से 360। ठीक है जी। तो ये किससे संबंधित है? एमरजेंसी प्रोविजंस से। थ्रू दीज प्रोविजंस द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टैकल अब नॉर्मल सिचुएशंस। क्यों बनाई गई हैं ये वाली एमरजेंसी प्रोविजंस? ताकि केंद्र सरकार अब नॉर्मल सिचुएशन से अच्छी तरह से निपट सके। मान लो कि बाहर से कोई आक्रमण हो गया, ठीक, तो उस समय ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए केंद्र सरकार क्या है, एमरजेंसी लगा देती है। वो केंद्र सरकार बहुत पावरफुल हो जाती है, उसके पास काफ़ी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे संविधान में एमरजेंसी प्रोविजंस की व्यवस्था की गई है, आपातकालीन व्यवस्था। तो और कुछ देख लो इसके क्या क्या एम है। सेफ गार्ड करना है, सुरक्षा करनी है किसकी? संविधान की, डेमोक्रेसी की, और यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेंटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ये सब चीज़ें बरकरार रहे, इसलिए एमरजेंसी प्रोविजंस हमारे संविधान में है। तो जब एमरजेंसी लगती है तो तब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ऑल पावरफुल हो जाती है। इसके पास काफ़ी शक्तियाँ आ जाती हैं और जो स्टेट हैं वो टोटल कंट्रोल ऑफ सेंटर के चले जाते हैं। स्टेट्स बिकम अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। थस हम कह सकते हैं कि बिना संविधान की अमेंडमेंट किए हुए हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी स्ट्रक्चर में। थस विदाउट द फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फेडरल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, हमारे संविधान की यूनिक फीचर है। दिस इज ए यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भी आप बिना संविधान को अमेंड किए, संशोधित किए, हमारे जो पॉलिटी की फेडरल स्ट्रक्चर है उसको यूनिटरी में कन्वर्ट कर देते हो एमरजेंसी लगाकर। तो संवैधानिक रूप से हमारे पास 3 प्रकार की एमरजेंसियां हैं। 3 प्रकार की। एक होती है नेशनल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। 352 के साथ 4 जोड़ दो, 356, वो होती है स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल लग जाना। और उसके साथ 4 जोड़ दो, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल एमरजेंसी आती है। तो 3 प्रकार की एमरजेंसियाँ होंगी। एक होगी नेशनल एमरजेंसी, एक होगी स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल लगना, और तीसरी होगी फाइनेंशियल एमरजेंसी। ठीक है जी। तो अंडर आर्टिकल 352 इसके तहत कौन सी एमरजेंसी होती है? नेशनल एमरजेंसी। नेशनल लेवल पर एमरजेंसी लग गई। तो ये किन किन ग्राउंड पर डिक्लेयर की जा सकती है? इंपॉर्टेंट है। जब किसी के साथ हमारा युद्ध हो रहा हो, वार चल रही हो, ठीक है जी, एक बात। दूसरा है किसी बाहर वाली ताकत ने हमारे खिलाफ हमला कर दिया, ठीक, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, बाहर से किसी ने हमारे खिलाफ हमला कर दिया। या आर्म्ड रिबिलियन हो गया, देश के अंदर से ही हथियारबंद विद्रोह हो गया, आर्म्ड रिबिलियन हो गया। तो इन 3 ग्राउंड पर नेशनल एमरजेंसी लगती है। तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो एमरजेंसी आती है उसको नेशनल एमरजेंसी कहते हैं, ठीक। पर ये बात हमारे संविधान में नहीं लिखी। हमारे संविधान में क्या लिखा है? द एक्सप्रेशन यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ एमरजेंसी इज प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। नेशनल एमरजेंसी के लिए संविधान में क्या शब्द लिखे गए हैं? प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। ठीक है जी। असल में ये सब प्रोक्लेमेशन वगैरह करता कौन है? प्रेसिडेंट। हम ये बातें पढ़ेंगे, कौन लगाता है एमरजेंसी, किसके साइन जरूरी हैं, कौन हटाता है, हटाने की क्या प्रक्रिया है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो अंडर आर्टिकल 356 इसके तहत क्या है, जो एमरजेंसी लगती है वो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। इसको इसलिए प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, स्टेट एमरजेंसी भी कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी भी कहते हैं। किस ग्राउंड पर लगाई जाती है? 356 के अंतर्गत फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। भी स्टेट में, राज्यों में
संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुकी है, संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहे, तब ये वाली एमरजेंसी लगा दी जाती है। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से, द वर्ड एमरजेंसी इज नॉट यूज्ड फॉर दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए एमरजेंसी शब्द का यूज नहीं किया गया। इसको स्टेट एमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। पॉपुलरली प्रेसिडेंट का रूल लग गया स्टेट में। ठीक है जी। तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल एमरजेंसी लगती है जब हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा हो, भी हमारे देश का फाइनेंस स्टेबल नहीं है, हमारे पास जो क्रेडिट है, हमारे पास जो पैसा है वो सफिशिएंट नहीं है देश चलाने के लिए, हमारा जो क्रेडिट है, जमा पैसा है, वो उसको खतरा है। तो ऐसी चीज़ें आए जब पैसे से संबंधित, तब इसको निपटने के लिए फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई जाती है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में। पहले है जी नेशनल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। ए नेशनल एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट। नेशनल एमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट। कब? व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और ए पार्ट ऑफ इट, पूरे इंडिया की सिक्योरिटी या उसके किसी एक भाग की, एक पार्ट की सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड बाय वार और एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक, हमको युद्ध का खतरा है, किसी बाहर से अटैक हो सकता है, या देश के अंदर से ही हथियारबंद विद्रोह हो सकता है। इन तीन ग्राउंड पर, इन तीन खतरों के मद्देनजर क्या है, नेशनल एमरजेंसी लगाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये जरूरी नहीं है कि हमको थ्रेट हो, सिर्फ मतलब ये जरूरी नहीं है कि सच में कुछ अटैक हो जाए बाहर से। कभी कभी अगर प्रेसिडेंट को ये लगे कि हाँ भी खतरा है, तब भी वो लगा सकता है नेशनल एमरजेंसी। इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ ए वार और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इन तीनों कारणों के असल में जरूरी नहीं है कि ये सभी कारण, इनमें से कोई एक भी कारण सच में हो सकता है कि इसका डेंजर हो, खतरा हो। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल एमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज एन इमिनेंट डेंजर, है ना। अगर उसको पता है कि हाँ भी साफ साफ कुछ खतरा है सामने, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता, उस खतरे को बांधते हुए भी प्रेसिडेंट नेशनल एमरजेंसी लगा सकता है। द नेशनल एमरजेंसी इज कॉल्ड एक्सटर्नल एमरजेंसी। कब? इसको भी दो भागों में बांटा गया है। देखो ना, तीन ग्राउंड है। बाहर से हमारा किसी के साथ युद्ध हो रहा है, किसी दूसरे देश के साथ, किसी ने हमारे खिलाफ अटैक कर दिया है। तो ये दो कारणों के कारण जब लगती है एमरजेंसी, उसे कहते हैं एक्सटर्नल वाली एमरजेंसी। और देश के भीतर से किसी ने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया, विद्रोह कर दिया, हथियारबंद, उसे कहते हैं इंटरनल एमरजेंसी। तो एक्सटर्नल एमरजेंसी कब? व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक है जी। और जब आर्म्ड रिबेलियन हो, तब उसे कहते हैं इंटरनल एमरजेंसी। ठीक है जी। तो ये भी है कि नेशनल एमरजेंसी पूरे देश पर भी लागू हो सकती है और उसके किसी पार्ट पर भी लागू हो सकती है। ठीक, तो पहले ऐसा नहीं था। ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन इसको थोड़ा हम बाद में पढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं। हाँ, आप इतना याद रख लो कि नेशनल एमरजेंसी पूरे देश पर भी लागू हो सकती है और किसी एक पार्ट पर भी। ठीक है जी। ओरिजिनली संविधान में क्या था कि जो तीसरा ग्राउंड था ना नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर करने का, वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस, विदेश के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आ गई है। पर ये अपने आप में जो शब्द है ना, टर्म है, ये काफ़ी वेग है। इसके कई मतलब निकल सकते हैं एंड हैव वाइडर मीनिंग। इसका मीनिंग भी बहुत वाइड है। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर एमरजेंसी लगा दी। अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस अपने आप में बहुत वेग टर्म है, इसका वाइडर मीनिंग है। तो इसलिए जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बाद मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को, टर्म को हटाकर क्या लिख दिया? आर्म्ड रिबेलियन, हथियारबंद विद्रोह। इट वॉज ऑन दिस ग्राउंड दैट द नेशनल एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1975। 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किस ग्राउंड पर नेशनल एमरजेंसी लगाई थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर। सो इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द टर्म आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन भी इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह क्या शब्द ऐड कर दिए गए, क्या टर्म ऐड की गई? आर्म्ड रिबेलियन, हथियारबंद विद्रोह हो
तभी नेशनल इमरजेंसी लगनी है। इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द हटा दिया। तो ये किसके द्वारा ऐड हुआ था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा। आप थोड़ा ये मन में याद रखिए कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के साथ काफ़ी छेड़छाड़ की गई, और ये सारे छेड़छाड़ किसके द्वारा हुई? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। 1975 में एमरजेंसी तक लगा दी गई। पर बाद में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, जनता गवर्नमेंट मोरारजी देसाई की, तो उसने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा पहले वाली गवर्नमेंट के काफ़ी कामों को क्या किया? हटा दिया। जो 42nd अमेंडमेंट से चीज़ें आई थी तो उसको काफ़ी हद तक हटा दिया और काफ़ी सुधार किए। जैसे जिन जिन कारणों के कारण एमरजेंसी लगाई, जहाँ सरकार के पास ड्रैकोनियन पावर आ गई थी, तो सरकार के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाने के लिए 42nd अमेंडमेंट लाकर काफ़ी चीज़ों में सुधार किया गया। ठीक, तो आर्म्ड रिबिलियन शब्द ऐड किया इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटाकर। ठीक है जी। इसके साथ ही द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। ठीक है ना, कोई प्रेसिडेंट हमारा जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करेगा तभी कर सकता है जब वो लिखित रूप में रिटन रिकमेंडेशन ले सरकार से, कैबिनेट से। इससे पहले क्या था ना कि जैसे इंदिरा गांधी ने क्या किया था, प्रेसिडेंट को कह दिया कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट से सलाह नहीं की, अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट को कह दिया, बिना कैबिनेट के साथ मीटिंग किए, उनकी राय जाने। अब सरकार तो कैबिनेट को कहते हैं ना, तो इस चीज़ के मद्देनज़र बाद में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये कंडीशन लगा दी कि प्रेसिडेंट तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जब उसको लिखती रूप में कैबिनेट कहे, अपने आप से नहीं, ऐसे ही मुंह से बोलकर नहीं, जब लिखती रूप से कैबिनेट कहे कि नेशनल इमरजेंसी लगा दो, तभी ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। 10 फॉर प्रोक्लेमिंग इमरजेंसी द कंकरेंस ऑफ द कैबिनेट इज नीडेड। ठीक है ना, भी कैबिनेट की सहमति होना बहुत जरूरी है। कैबिनेट का मतलब सरकार, जिनको चुनकर हम मेजॉरिटी देकर सरकार बनाते हैं। इससे पहले क्या था, इन 1975 उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उसने हैड एडवाइस द प्रेसिडेंट को एडवाइस किया कि तुम इमरजेंसी को क्लेम कर दो, लगा दो, विदाउट कंसल्टिंग द हर कैबिनेट। अपनी कैबिनेट के साथ उसने सलाह मशवरा नहीं किया था इमरजेंसी लगाते वक्त, सीधा प्रेसिडेंट को कह दिया कि आप इमरजेंसी लगा दो। इस चीज़ को रिमूव किया किसने? 44th अमेंडमेंट एक्ट ने। ठीक है जी। आगे है जी, जब प्रेसिडेंट ये कह देता है हाँ भी मैं प्रोक्लेम करता हूँ कि इमरजेंसी लगनी चाहिए, उसकी प्रोक्लेमेशन के 1 मंथ के अंदर अंदर, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, आ जाती हैं एग्जाम में, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट इशू, जब इमरजेंसी जारी कर दी, इशू कर दी, उसके 1 मंथ के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये बात है, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा इस इमरजेंसी की अप्रूवल जरूरी है 1 मंथ के अंदर अंदर। ठीक, तो जब एक बार लग गई इमरजेंसी, पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने मंजूरी दे भी दी, ठीक, उसके बाद क्या है कि ये 6 मंथ तक रहती है इमरजेंसी, 6 मंथ तक रहती है। कितने समय तक? 6 मंथ तक। ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगा, और ये इनडेफिनेट पीरियड तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, पर एट ए टाइम 6 मंथ तक। तो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होने के बाद इमरजेंसी कितने समय तक रहती है? 6 महीने तक। उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए फिर पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है, फिर 6 महीने तक रहेगी, पर ऐसा आप इनडेफिनेट पीरियड अनंत काल तक कर सकते हो। अर्लियर, पहले क्या था, इट कुड रिमेन इन ऑपरेशन एज फॉर, है ना, एज लॉन्ग एज द कैबिनेट डिज़ायर। एक बार सरकार ने कह दिया तो उसके बाद पार्लियामेंट ने अप्रूव दे दी, तो ये जब तक चाहे तब तक ऑपरेशन में रहती थी। 6 महीने की कोई कंडीशन नहीं थी, जब तक सरकार चाहे तब तक क्या थी, इमरजेंसी रह सकती थी। कैबिनेट का मतलब एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट का मतलब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब सरकार।
ठीक। तो पहले क्या है, सरकार की मंशा के ऊपर था, सरकार चाहे तो इसको कितने भी समय तक रख सकती थी, पर 44th अमेंडमेंट के द्वारा इन 1978 इट वॉज एडेड दैट, फिर ये बात कही गई कि हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट की अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। अगर 6 महीने के बाद आपने एमरजेंसी को एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, ये बात थी। अब पार्लियामेंट की अप्रूवल का क्या मतलब हुआ? फॉर एवरी रेजोल्यूशन फॉर अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी और इट कॉन्टिन्यूस, जब पहली बार दोनों सदनों के पास रेजोल्यूशन गया, हाँ भाई प्रेसिडेंट ने इशू कर दिया है, क्या लोकसभा या राज्यसभा इसको पास करती है, इसको अप्रूव करती है, जहाँ अप्रूव होने के बाद 6 महीने के बाद क्या पार्लियामेंट इसको कंटिन्यू करना चाहता है, तो ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन है, दोनों में क्या होता है, पार्लियामेंट के ईच सदन द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी, है ना, स्पेशल मेजॉरिटी बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के साथ पास होनी चाहिए ये रेजोल्यूशन। अब स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब हुआ? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस की मेजॉरिटी। अगर मान लो 200 मेंबर हैं तो 200 का हाफ कितना हुआ? 100 से ऊपर, उसी को कहते हैं मेजॉरिटी, आधे से ज़्यादा। और ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, जहाँ पर आप कंफ्यूज मत करना, 200 मैंने एग्जांपल दिया है, वैसे इसके क्या है, अलग अलग हाउस के अलग अलग मेंबर की होती है संख्या। टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी, और दूसरा जो वहाँ पर प्रेजेंट है उस समय और वोट कर रहे हैं, जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 या 2/3 से ज़्यादा, 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वहाँ उपस्थित हैं और वोट दे रहे हैं। ठीक, टोटल नहीं काउंट करना, जो वहाँ प्रेजेंट है और वोट दे रहे हैं। तो ये प्रोविज़न भी किसके द्वारा ऐड की गई थी? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। पहले क्या था? ओनली सिंपल मेजॉरिटी वाज नीडेड। तो हम देख सकते हैं कि एमरजेंसी प्रोविज़न के ऊपर सख्ताई लाई गई कि इतनी आसानी से आप एमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर सकते, इतनी आसानी से आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये सारी सख्ताई कौन लेकर आया? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि 44th अमेंडमेंट ने हमारे जो एमरजेंसी प्रोविजंस हैं तो उसको इतना आसान नहीं बनाया, उसके ऊपर कंडीशंस लगा दी, बताओ कैसे? तो आप तब आपने ये पॉइंट लिखने हैं कि पहले क्या था और 44th अमेंडमेंट ने क्या किया। अच्छा जी, अब बात आती है कि जब आपने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, अब उसको रीवोक करना, उसको वापस लेना, उसको ख़त्म करना, तो उसको कौन कर सकता है? वो भी प्रेसिडेंट ही कर सकता है। द प्रेसिडेंट कैन रीवोक सच ए प्रोक्लेमेशन एट एनी टाइम बाय ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। ठीक है, कुछ और घोषणा पत्र जारी करके, जैसे ही उसने घोषणा की, जिस प्रकार घोषणा की एमरजेंसी लगाने की, वैसी ही घोषणा वो एमरजेंसी हटाने के लिए भी कर सकता है, ताकि एमरजेंसी हट जाए। इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ नीडेड फॉर दिस। अच्छा जी, पर जहाँ पर एक कंडीशन है, इफ़ द लोकसभा पासेज ए रेजोल्यूशन फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो अगर लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास कर लिया, हाँ भाई आप एमरजेंसी को अब रोक देते हैं, देन द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक इट। अगर लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि आप एमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करो, तब प्रेसिडेंट को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो ये प्रोविजन भी 44th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुई है। तो अर्लियर क्या था? लोकसभा का कोई कंट्रोल नहीं था, लोकसभा ऐसे कोई रेजोल्यूशन पास करके प्रेसिडेंट को बाध्य नहीं कर सकती थी कि आप एमरजेंसी हटा दो। अर्लियर द लोकसभा हैड नो कंट्रोल फॉर रिवोकेशन। किसके पास कंट्रोल था? अपने प्रेसिडेंट ही कर सकता था अपने। और प्रेसिडेंट को कौन कहता है? सरकार। ठीक है, तो अब क्या है, अगर लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया एमरजेंसी हटाने का, तो प्रेसिडेंट को हटानी ही पड़ती है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार जी।